नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास चर्चा का प्रोग्राम। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान में अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता की व्यवस्था दी, लेकिन संविधान लागू होने के बाद इतने लंबे समय तक इसे हाशिए पर डाल दिया गया था। हालांकि गोवा में इसे काफी हद तक लागू किया गया था और अब उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता विधेयक को सदन के पटल पर रख भी दिया है। तो क्या है इसमें खास? आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे। जुड़ेंगे खास मेहमान भी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। उत्तराखंड के लिए मंगलवार का दिन बहुत खास रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संविधान की कॉपी के साथ राज्य विधानसभा पहुंचे और समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 सदन में पेश किया। उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करता हूं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार ने पूरी जिम्मेदारी के साथ समाज के सभी वर्गों को साथ लेते हुए समान नागरिक संहिता का विधेयक विधानसभा में पेश कर दिया है। देवभूमि के लिए वो ऐतिहासिक क्षण निकट है जब उत्तराखंड आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन एक भारत श्रेष्ठ भारत का मजबूत आधार स्तंभ बनेगा। सदन में विधेयक के पेश होने के बाद प्रदेश भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई और मुख्यमंत्री सहित पूरी प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत पेश समान नागरिक संहिता बिल को लेकर अलग अलग धर्मों की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं, जिसमें सभी ने इसका स्वागत किया। मोदी जी का जो विजन है सबका साथ सबका विकास, तो जब ये बात होती है तो क्यों नहीं फिर सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। ये तो संवैधानिक एक ड्यूटी, मैं कहूंगी कर्तव्य था, जो संविधान बनाने वालों ने भी इस पर कई बार चर्चा की और उसको एक ड्यूटी के रूप में और आने वाले भविष्य के एक गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में छोड़ दिया गया था कि एक समय पर ये पूरा होगा। तो ये अपने पूर्वजों का वायदा पूरा करने का काम जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार और पार्टी के लोग और धामी जी ये सब लोग कर रहे हैं, मैं इनका स्वागत करती हूँ। जो कानून आपके लिए है वही मेरे लिए है, वही इनके लिए है। तो देश के हित में, प्रदेश के हितों में और खासकर देश हित में यूसीसी बहुत जरूरी है। बहुत लंबे समय से पूरे भारतवर्ष में इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की प्रतीक्षा की जा रही थी और ये बड़े सौभाग्य की बात है उत्तराखंड के लिए कि देवभूमि उत्तराखंड से ही इसकी पहल हुई है। विधेयक पास होने के बाद देवभूमि उत्तराखंड देश में यूसीसी लागू करने वाला आजादी के बाद पहला राज्य बन जाएगा। समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 मई 2022 को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई सेवानिवृत्त की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की थी। कमेटी को समान नागरिक संहिता पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से करीब 20 लाख सुझाव मिले। इनमें से कमेटी ने लगभग 2.5 लाख लोगों से सीधे मिलकर इस मुद्दे पर उनकी राय जानी। आपको बताते चलें कि समान नागरिक संहिता का मतलब है कि पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के नियम एक ही होंगे। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 44 संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांत का पालन करना है। आपको बता दें कि भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान आपराधिक संहिता तो है, लेकिन समान नागरिक कानून नहीं है। समान नागरिक संहिता के लागू होने के बाद जहां बहुविवाह पर रोक लगेगी, वहीं कानून बनने के बाद सभी धर्मों की लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 21 साल भी तय हो जाएगी। इसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई ऐतिहासिक निर्णयों में सरकार से समान नागरिक संहिता को लागू करने का आह्वान किया है। संजीव सुंदरियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देखी कि उत्तराखंड में जो यूसीसी है उसमें क्या कुछ खास है, क्या उसका सफ़र रहा, किस तरह कमेटी बनी, उसके बाद उसकी रिपोर्ट आई और अब विधानसभा के पटल पर उसको रख दिया गया है। तो आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे कि क्या कुछ प्रमुख प्रावधान है। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं हितेश शंकर जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत हितेश जी। साथ में हमारे साथ पिंकी आनंद जी,
सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की और फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं। बहुत बहुत स्वागत मैम इस चर्चा में आपका भी। मैं बल्कि चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेता हूं और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इस बात को याद दिलाया कि भाई ये समान नागरिक संहिता है, इसको लागू करने की दिशा में सरकारें काम क्यों नहीं कर रही हैं। अब आखिरकार कुछ स्टेट्स जैसे गोवा में भी पहले ये एक रूप में लागू था, समान नागरिक संहिता लागू किया गया था, लेकिन अब उत्तराखंड में भी यूसीसी लागू करने के लिए कदम तेजी से बढ़ा दिए गए हैं। क्या कुछ इस उत्तराखंड की यूसीसी में आपको खास दिखाई पड़ रहा है मैम? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ अब आ गई। सबसे पहले तो ये बात है कि गोवा में जो आप कह रहे थे सही कह रहे थे, लेकिन गोवा में यूसीसी के साथ साथ अल्टीमेटली पोर्चुगीज सिविल कोड था, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन यस बिल्कुल समानता थी हर रिलीजन में, हर कम्युनिटी में, जहां तक का सवाल है। तो ये जो मुद्दा यूसीसी का उठा, और अभी एनसीडब्ल्यू ने भी अपनी पूरी कंसल्टेटिव प्रोसेस भी किया था, तो आपको पता होगा उसमें भी सब ये वाद विवाद रहा, क्योंकि समय समय पर ये विषय कोर्ट में आ रहे हैं। अब जैसे ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठा था, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को इलीगल और इनवैलिड होल्ड किया शाहजहां में, और उसके बाद जाकर और भी पिटिशन सारी कोर्ट में चल रही हैं, और बार बार यही डायरेक्शन था कि जहां नागरिक हकों की बात है वहां पर समानता होनी चाहिए, चाहे उसमें लड़की की शादी की बात हो, अडॉप्शन की बात हो, चाइल्ड मैरिज की बात हो, जहां तक ये प्रैक्टिसेस हैं जैसे निकाह हलाला हो, ये सब चीजें जो है, इद्दत का पीरियड को जो था, अभी पीछे हाल ही में भी काफी हादसे हुए इस बारे में क्योंकि पीरियड फॉलो नहीं हुआ था। तो ये तो जो सारे प्रोविजंस हैं, फ्रैंकली अगर आप देखें ये ह्यूमन राइट्स हैं, राइट्स ना केवल लड़की के बट या महिला के, उसके साथ साथ उसके परिवार के। और जब तक ये लोग हम लोग नहीं दे पाएंगे, और देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या विजुअलाइज था कि यूसीसी लाना है, एक समय की बंदिश नहीं थी, लेकिन हमारे भारतवर्ष की है कि हम उसको लेकर आए। तो इसीलिए उत्तरांचल में जो पहल करके एक और चीज देखिए, लिव इन रिलेशनशिप का जो रजिस्ट्रेशन है उसका उसमें ये मकसद हुआ कि अल्टीमेटली आप आज की तारीख में अगर अपना कोई हक लेना चाहते हैं जो कानूनी आपके पास आज अवेलेबल है, चाहे वायलेंस एक्ट में हो या मैरिज एक्ट में हो, उसमें आप अप्रोच कर सकते हैं क्योंकि रजिस्टर्ड है। रजिस्ट्रेशन पे एक बहुत अहम मुद्दा है हमारे देश के लिए, और काफी समय बाद ही हम लोग इन चीजों तक पहुंच पाए हैं। ठीक है, मैं आपके पास और लौटूंगा और आपसे मैं जरूर इस बारे में समझूंगा कि जो खास तौर पर महिलाओं के लिए, अलग अलग समाज की जो महिलाएं हैं, अलग अलग संप्रदाय की, उनको किस तरह से बराबरी का हक देने का काम इसके जरिए हो रहा है। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ मनमोहन भट्ट जी देहरादून से वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत मनमोहन जी। मैं आपके पास आऊँ उससे पहले हितेश जी से एक प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। हितेश जी, जैसा कि हम जानते हैं कि देखिए इस ऐतिहासिक तथ्य को तो सब लोग जानते हैं कि किस तरह से हमारे देश का विभाजन हुआ था, ठीक। उसके बाद भारत बना, भारत से काटकर पाकिस्तान बना, हम जानते हैं भारत धर्मनिरपेक्ष बना। लेकिन उसके बाद जब संविधान में प्रावधान करने वालों ने इस तरह का प्रावधान किया ताकि सही मायने में एक धर्मनिरपेक्ष तस्वीर हमारी बन पाए, उसे इतने समय तक कैसे साइड कर दिया गया और बीच में एक नैरेटिव बना दिया गया कि जो इसकी बात करेगा वही सांप्रदायिक है और जो इसको रोके वही धर्मनिरपेक्ष है। इस तरह का एक नैरेटिव बना दिया गया। और प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि बहुत सारे काम उनके लिए छूटे हुए थे, तो लगता है कि ये काम भी उनके लिए छूटा हुआ था और उनके समय में ये राज्यों में हो रहा है। कल को भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है कि वो केंद्र में भी इसे लेकर आएगी। बिल्कुल लालचंद्र जी, जो आपने कहा बैकग्राउंड वही है। पृष्ठभूमि को अगर समझें, आपने भारत के बंटवारे की बात करी, विभाजन की बात करी। आप याद कीजिए, जब इस देश को काटा बांटा नहीं था, लोगों को नहीं बांटा था, तब ये जो चाल थी कि बांटो और राज करो, उन लोगों ने तो अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र भी बनाए थे आस्था के आधार पर, मत पंथ के आधार पर। तो क्या हमें वो लकीर लेकर चलनी थी, या फिर हमारे संविधान के निर्माताओं ने जो इच्छा व्यक्त की, बहुत सारी चीजें, जैसे अभी हम जो बात करते हैं समान नागरिक संहिता की जी, तो
उसका जो भाव है वो कानून उसका प्रवर्तन नहीं करेगा, मगर संघ की इच्छा है कि उसी दिशा में बढ़ना है, ये आपकी स्पिरिट है। और हमारा संविधान हमारे लिए कैसा होगा, मुझे बाबा साहब आम्बेडकर का एक कथन याद आता है कि संविधान की जो भावना है, अगर आप उसको नहीं समझोगे तो ये बहुत अच्छा नहीं हो सकता। ये संविधान बरतने वालों के लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है और बुरा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इसे चलाने वाले कैसे हैं। ये बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था। और संविधान सभा में जो मौलिक अधिकारों की उपसमिति थी, खास तौर से मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा, उसके जो ज्यादातर सदस्य थे उन्होंने समान नागरिक संहिता के लिए ये उसके पक्ष में बात कही थी और ये जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। मगर उस समय की जो सरकार थी, मैं कहूंगा परिस्थिति कुछ भी रही हो, मगर आगे चलकर वो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी। क्योंकि नहीं तो एमआर मसानी, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, सबके बयान आप उस समय के निकाल के देखिए, सबने इसके लिए कितना जोर लगाया था। राजकुमारी अमृत कौर ने तो एक बात कही थी कि इसे मौलिक अधिकारों में समाहित कर देना चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए देश के नागरिकों में अलग अलग स्तर पर। और जिस समय जो प्रोविजनल पार्लियामेंट बैठी इस देश की 1951 में, आज हम 6 फरवरी को बैठे हैं, वो 5 फरवरी 1951 और 7 फरवरी की बात है। हिंदू कोड बिल के बारे में जब बात हो रही थी, तब विनायक, सीतारमण सरवटे, इंद्र विद्या वाचस्पति और जे.आर. कपूर, सबने एक बात अगर कोई कही थी तो समान नागरिक संहिता की बात कही थी। सरकार को उसी दिशा में आगे बढ़ना था, कोई नई बात नहीं है। ये वो है जो हमारे पुरखों ने इच्छा जताई थी कि बच्चों आगे चल के इस डायरेक्शन में आपको बढ़ना है, तब आप इस संविधान की स्पिरिट को पा सकोगे, वरना बांटो और राज करने वालों ने यही काम किया है। ठीक है, तो ये तो पुरखों का दिया हुआ काम है और जो पूरा करेगा उसे पुण्य मिलेगा, लोगों के लिए भलाई होगी। बिल्कुल, और वो निश्चित रूप से, और किस तरह से ये जो कानून है ये नए भारत के लिए, जहां पर सबका साथ सबका विकास जरूरी है, मैं जरूर उस पर आपसे आकर चर्चा करूंगा इस पर लौटकर। लेकिन मैं मनमोहन भट्ट जी से अपडेट लेता हूं। मनमोहन जी, उत्तराखंड, अब अभी हम पिंकी आनंद जी से बात कर रहे थे कि भाई ठीक है, गोवा में इसका एक तरह का रूप तो लागू था, लेकिन जो यूसीसी की जो मुख्य बातें थीं, जो मुख्य संकल्पना थी, उसको अगर देखें तो लगता है कि शायद उत्तराखंड पहला राज्य होगा जो इसको पूरी तरह से लागू करने जा रहा है। क्या कुछ वहां पर आप उत्तराखंड में प्रतिक्रिया देख रहे हैं मनमोहन भट्ट जी, और किस तरह उत्तराखंड सरकार का ये यूसीसी लाने का सफर अब तक का रहा है? देखिए, बहुत सीधी सीधी बात है कि पुष्कर सिंह धामी अपने बलबूते पर जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो निर्देश है वो सेंटर का है, सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्देश है। इसको इस तरीके से समझिए, जब ड्राफ्ट तैयार हो गया था जुलाई अगस्त के महीने में, तो दिल्ली में एक बैठक होती है और उस बैठक में जो ये ड्राफ्ट कमेटी है वो तमाम लोग, जो अध्यक्ष थी इस कमेटी के जस्टिस रंजना देसाई, वो जाती है, लॉ कमीशन से उनकी मुलाकात होती है। और खबर ये भी है कि उनकी मुलाकात बाकायदा होम मिनिस्टर से भी हुई थी और प्रधानमंत्री का सीधा सीधा निर्देश था। यानी प्रधानमंत्री या केंद्र के निर्देश पर उत्तराखंड ने इसको लागू किया था। और इस घोषणा को समझिए कि जब मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी कि वो समान नागरिक संहिता लेकर आएंगे, उस समय उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। चुनाव से ठीक 1-2 दिन पहले मुख्यमंत्री का बयान आया था और ये तभी समझ में आ गया था कि ये केंद्र का एक पायलट प्रोजेक्ट है कि उस दिशा में अगर उत्तराखंड आगे बढ़ जाएगा तो ये देश भर के लिए एक माहौल बनाया जा सकता है। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो ड्राफ्ट बनाया है ये सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं है। उत्तराखंड एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर है, एक प्रयोगशाला है, और अगर इसको पूरे देश भर में लागू करना होगा तो चूंकि संघ से लगातार इस पर बैठकें हुई है बीजेपी की, प्रधानमंत्री के स्तर पर मॉनिटरिंग हुई है, गृह मंत्री और लॉ कमीशन ने भी इसका बहुत गंभीरता के साथ संज्ञान लिया है। अगर इसे पूरे देश भर में भी लागू करना होगा इसी ड्राफ्ट को, तो उत्तराखंड की जगह पर सीधा सीधा संघ लिखना होगा, राष्ट्र लिखना होगा, पूरे देश भर के लिए उसको लागू कराया जा सकता है। ये पूरे देश भर के लिए ही एक पायलट प्रोजेक्ट है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। एक बात यहां पर मैं और कहूंगा बहुत संक्षेप में कि कोई जाति या धर्म एक बात होती है, उस पर राजनीति होती है, लेकिन आप लिव इन रिलेशनशिप की समस्या अगर पूरे देश भर में देखते हैं, बिल्कुल मैं आऊंगा उस पर, तो लेकर ये सांस्कृतिक जो भटकाव है उसको रोकने की दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जो युगल रह रहे हैं, अगर उन्होंने पंजीकरण करा लिया इसका मतलब उन्होंने शादी कर ली, उनके घर पे मालूम है इसका मतलब वो शादी हो गई, जो बच्चे हो गए वो लीगल हो गए। तो ये सांस्कृतिक भटकाव से युवाओं को बचाने की दिशा में भी एक कदम है, खास तौर पर लड़कियों को,
खास तौर पर लड़कियों की सुरक्षा के लिए ये बहुत ज़रूरी है। मैं आता हूं और इस इन तमाम टेक्निकल चीज़ों पर पिंकी आनंद जी से भी हम समझने की इसको कोशिश करेंगे। और फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो फिर इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, चर्चा को जारी रखेंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो, पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार, कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है। ब्रेक के बाद हम खास चर्चा कर रहे हैं कि उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू होने जा रहा है, क्या कुछ खास प्रावधान है उसके। पिंकी आनंद जी से मैं सीधे जोड़ता हूं। पिंकी आनंद मैम, जिस तरह से कि तमाम चीज़ें ऐसी हैं, महिला सुरक्षा को लेकर शादी के रजिस्ट्रेशन की बात है, इसमें पुनर्विवाह की बात है, शादी की उम्र की बात है, लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधानों की बात है, आपको ये लगता है कि क्योंकि आपने ऐसे केसेस को डील किए हैं जो महिला की सुरक्षा से, लड़कियों की सुरक्षा से संबंधित है, उनके अधिकारों से संबंधित है, आपको लगता है कि ये सारे प्रावधान उन चीज़ों की चिंताओं का समाधान, उन समस्याओं का समाधान कर रही हैं? देखिए, कानून हमेशा वहां आता है जहां पर समाज अपने आप कोई चीज को प्रॉपर्ली लागू नहीं कर सकता। यानी अच्छी चीज है, करना चाहते हैं, लेकिन उसको करने के लिए हमें पीछे एक कानून की व्यवस्था चाहिए होती है जो मैंडेट करती है कि इस प्रकार से आपको करना चाहिए। अब ये नॉर्म जो सोसाइटी अपने आप ही सेटअप करती है, वो स्टेट या गवर्नमेंट अपने आप को उसको कानून के रूप में लाकर आगे लाती है। अब कुछ था जब ये यूसीसी की चर्चा थी, लेकिन यूसीसी नहीं आ पाया। कोर्ट ने कई बार बोला, लेकिन अल्टीमेटली हमें इसकी जरूरत इसलिए थी कि हमारी मुश्किलें थी। चाहे वो चाइल्ड मैरिज ले लीजिए, अब चाइल्ड मैरिज कानून में इंटरवेंशन नहीं हो पाया अभी सेंट्रल लेवल पर, लेकिन इसी के तहत जो यहाँ पर उत्तराखंड में आ रहा है, चाइल्ड मैरिज विल बी प्रोहिबिटेड। अब वो स्थिति रहती है तो आप किसको बचा रहे हैं? बच्चों को, उनके माँ को, उनके परिवार को, उनके होने वाले जो बच्चे होते उनके लिए, ताकि वो स्थिति में ना आए। सुरक्षा, हेल्थ की सुरक्षा, सिक्योरिटी, इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस अपने आप में एक बहुत मुद्दा है, लेकिन मैंने क्यों एक थोड़ा सा कैविएट लगाया, मैं इसलिए आपको बताऊंगी। देखिए, कानून चीज का समझौता नहीं कर सकता। कानून रेमेडी प्रोवाइड करता है, उसको अपनाने के लिए लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। वो तो बिल्कुल, वो सच है। जब कानून में परिवर्तन हुआ, जब महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए चीजें आती, तो ये जरूरी नहीं है कि महिलाएं उसको जरूर अपना भी ले और उसका हक मांगे। इनहेरिटेंस के लिए मैं खास करके कह रही हूँ, ठीक है, समय लगा, लेकिन ये बात जरूरी कि जहाँ कानून आता है वो एक देश को, उसके नागरिक को कंपेल करता है कि ये आपके लिए जायज है, ये लेजिटिमेसी है, हम आपका समर्थन करते हैं, हम आप रेमेडी प्रोवाइड करते हैं, आप आगे आए तो ये आपका अधिकार है, आपको मिलेगा। बिल्कुल, प्रावधान तो होने ही चाहिए, उसके बाद ही जाहिर सी बात है उसी आधार पर न्याय मिलेगा। और इस समय एक ब्रेकिंग न्यूज आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस समय का एक ब्रेकिंग न्यूज है कि चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला किया है
और चुनाव आयोग ने जो बड़ा फैसला किया है उसमें शरद पवार को झटका लगा है, क्योंकि अजीत पवार गुट को एनसीपी के नाम और निशान के इस्तेमाल का परमिशन दिया है चुनाव आयोग ने। हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। ऋषि, क्या कुछ चुनाव आयोग ने कहा है, क्योंकि ये मामला चुनाव आयोग के पास पेंडिंग था और दोनों फ्रैक्शन अपना दावा कर रहे थे, लेकिन लगता है अजीत पवार के फ्रैक्शन को ये एडवांटेज, ये लाभ मिला है कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल लालचंद, जिस तरीके से ये जो फैसला आया है, करीब 10 सुनवाइयों के बाद ये फैसला आया है और इस पर चुनाव आयोग ने एक विस्तृत प्रेस नोट भी जारी किया है, जिसमें उसने जो दावे हैं और प्रतिदावे हैं और जो पूरी की पूरी परिस्थिति रही है इस 10 सुनवाई के दौरान, उसको भी उन्होंने स्पष्ट किया है। महाराष्ट्र में जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर जो विवाद था, इसमें जो चुनाव आयोग के फैसले में आयोग ने अजीत पवार गुट को ही असली एनसीपी बताया है और इस बड़े फैसले में अजीत पवार जो गुट है उसको इस बात का एडवांटेज मिला है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल जो इलेक्शन प्रोसेस है उसके तहत अजीत पवार को जब नेता मान लिया गया था, उसके तहत उनको इस बात का एडवांटेज मिला और भी बहुत सारे बिंदु हैं जिसके आधार पर उन्हें 10 ये सुनवाइयां हुई हैं। तमाम वकील इस पूरी सुनवाई के दौरान रहे, दावे प्रतिदावे, गवाह, हर साक्ष्य को रखने की कोशिश की गई। तो इस पूरे मसले पर जो सिंबल है और पार्टी का नाम है, दोनों चीजें अजीत पवार गुट को मिल गई है, यानी कि अब असली जो एनसीपी है वो अजीत पवार के पास है, उनके पास सिंबल भी रहेगा और पार्टी का नाम भी रहेगा। इसमें चुनाव आयोग ने जो शरद पवार गुट है उनको इस बात की रियायत दी है कि वो अपने नए पॉलिटिकल फॉर्मेशन को लेकर जो राज्यसभा इलेक्शन होने हैं उसमें वो तब तक का उनको समय दे दिया गया है और वो इस चुनाव में भागीदार बनने के लिए वो तत्काल इस पर अपनी कार्रवाई करके अपनी भागीदारी को इन चुनावों में सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही साथ चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों को एक सलाह दी है, क्योंकि इस तरीके की जो घटनाएं हुई हैं, अपने फैसले में विस्तृत उन्होंने तमाम राजनीतिक दलों के जो घटनाक्रम है उनका भी जिक्र किया है कि किस तरीके से पहले भी ये मामले रहे हैं। तो उसमें उन्होंने एडवाइस किया है कि सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने इंटरनल इलेक्शंस को और इलेक्टेड नॉमिनेटेड मेंबर्स को वेबसाइट पर पब्लिश करें। यानी कि जो पूरा प्रोसेस है उसको अगर आपने अपने संगठन में कर लिया है और अगर वो पब्लिक डोमेन में नहीं है तो इस तरीके की घटनाएं होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें एक बात ये आने लगती है कि दावे प्रतिदावे होने लगते हैं। बंद कमरे में क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन नेता माना गया, किसके तहत माना गया, किसका प्रस्ताव आया, कितने वोट पड़े, क्योंकि ये पार्टी का आंतरिक चुनाव होता है और इसमें कोई दूसरा बाहर का कोई दखल नहीं होता है। इस वजह से जब इस तरीके के विवाद होते हैं तब ये विवादों का एक बड़ा कारण, अगर ये पब्लिक डोमेन में आ जाएगा तब सबको पता चल जाएगा कि रियलिटी क्या है। जी 10 सुनवाई की बात आपने कही कि चुनाव आयोग ने 10 सुनवाई के बाद ये फैसला दिया है। जाहिर सी बात है कि उन 10 सुनवाइयों में शरद पवार गुट की तरफ से भी लोगों ने अपनी बात मजबूती से रखी होगी, अजीत पवार गुट ने भी अपनी बात रखी। ये कुछ पता चल पा रहा है मुख्य तौर पर कि कौन कौन सी ऐसी बातें रही जिससे कि अजीत पवार गुट को असली एनसीपी माना गया और उनको जो घड़ी का निशान है एनसीपी का वो दिया गया? देखिए, जहां तक अलग अलग दावे प्रतिदावों की बात करें, देखिए यहाँ पर नेता के चुनाव को लेकर जो बात रही थी लालचंद, वो बात मेन इसमें रखी गई है। क्योंकि चुनाव प्रक्रियाओं में जो राजनीतिक संगठन होते हैं, संगठनात्मक जब चुनाव होते हैं, उन चुनावों के दौरान जो राजनीतिक दल फैसले लेते हैं उन फैसलों के आधार पर ही, अब क्योंकि इसमें अजीत पवार को पार्टी की तरफ से जब अध्यक्ष मान लिया गया और उनको पूरी की पूरी कमान दे दी गई, ये बहुत बड़ा आधार बना है उनके एनसीपी का मुख्य नेता बनने में। बिल्कुल, ये जो पूरा का पूरा प्रक्रिया है ये बहुत बड़ी, और इसी वजह से चुनाव आयोग ने तमाम राजनीतिक दलों को इस बात की सलाह भी दी है, आगाह किया है कि पब्लिक डोमेन में अपने किसी भी इंटरनल इलेक्टोरल प्रोसेस को आप रखें, वेबसाइट पे रखें। जी हाँ, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल कहा है कि शरद पवार
अपना 3 नाम दें और उन 3 नामों में से आगे चल करके उनको एक नाम दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि तमाम सबूतों के आधार पर ही फैसला दिया गया है। आज की इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे। हम अपने तीनों मेहमानों का माफ़ी के साथ फिलहाल शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हितेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। हम यूसीसी पर चर्चा कर रहे थे, उत्तराखंड के यूसीसी पर। बहुत बहुत शुक्रिया पिंकी आनंद जी आपका भी जुड़ने के लिए, और साथ में मनमोहन भट्ट जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो आज की इस चर्चा में, इस विशेष पेशकश में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार।